रात का गहरा सन्नाटा था। अमावस की काली रात में ऐसा लग रहा था जैसे चांद कहीं भ्रमण पर चला गया हो। हम तीन दोस्त, मैं और रोहित और पीयूष, रोहित का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। घड़ी रात का 1 बजा चुकी थी और हमारी जीप घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। हम हाईवे से जुड़ने वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वहां ट्रैफिक का लंबा जाम लगा हुआ था। इतनी देर रुकने का मन नहीं था। तभी रोहित ने गूगल मैप चेक किया और कहा, भाई देखो, यहाँ जंगल के अंदर से होकर जाने वाला एक शॉर्टकट दिख रहा है। हमारे 2 घंटे बच जाएंगे। मुकेश ने हल्के नशे में हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात। ट्रैफिक में बैठने से अच्छा है जंगल में थोड़ी मस्ती कर ली जाए। गूगल मैप पर रास्ता साफ दिख रहा था, इसीलिए हमने तय किया कि इस शॉर्टकट से होकर जाएंगे। गाड़ी मोड़कर हम उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस पगडंडी पर पहुंचे, ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ने कभी ठीक से बनाया ही ना हो। झाड़ियों और टहनियों से घिरा हुआ रास्ता उबड़ खाबड़ था। जीप बार बार झटके खा रही थी। कई बार बड़े बड़े गिरे हुए पेड़ों ने रास्ता रोका हुआ था। हर बार हमें जीप से उतरकर उन पेड़ों को हटाना पड़ रहा था। तभी रोहित ने हंसते हुए कहा, भाई ये क्या सीन है? हर गिरे हुए पेड़ पर पीला धागा बांधा हुआ है, और ये जो लाल रंग है ये सिंदूर जैसा क्यों लग रहा है? मुकेश ने कहा, भाई ये सब गांव वालों के टोटके वोटके होंगे। छोड़ो, पेड़ हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर का असली मजा यही है। हम तीनों जीप से उतरे और मिलकर पेड़ों को हटाने लगे। रोहित ने हल्के मजाक में कहा, अगर किसी ने पूजा वूजा की होगी तो हमारी मस्ती का हिस्सा बन गया। चलो चलो जल्दी करो। पेड़ हटाकर हमने जीप फिर से आगे बढ़ाई। थोड़ी दूर और चलने पर एक बड़ा पेड़ रास्ते में गिरा हुआ दिखा। ये बाकी पेड़ों से अलग था। उस पर कई पीले धागे बंधे हुए थे और उसके पास नारियल और कुछ चावल रखे हुए थे। मैंने जीप रोक दी और देखा कि सबकी नजर उस पेड़ पर टिक गई। पीयूष ने झिझकते हुए कहा, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही, क्या हमें वापस नहीं मुड़ना चाहिए? लेकिन रोहित ने नशे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरपोक मत बन, ये सब तो गांव देहात की बातें हैं। चल पेड़ हटा और आगे बढ़। मैंने कहा, ये तो किसी पूजा पाठ का सीन लग रहा है, शायद किसी पुराने रीति रिवाज का हिस्सा होगा। काफी मकसद के बाद हम तीनों उस पेड़ को हटाने में कामयाब रहे। रास्ता थोड़ा और खुदरा होता जा रहा था। जीप जिधर गुजरती हर तरफ धूल और सूखी पत्तियां उड़ जाती। गूगल मैप से लगातार आवाजें आ रही थी। 300 मीटर बाद बाएं मुड़े, 200 मीटर बाद दाएं मुड़े। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी रोहित ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, भाई ये रात और ये जंगल का सीन परफेक्ट है। सोच, अगर और कोई होता तो शायद डर जाता, लेकिन हम यहाँ रोमांच के लिए पैदा हुए हैं। मुकेश ने ड्रिंक की बोतल हवा में लहराते हुए कहा, बस यही तो चाहिए था यार, जंगल, नशा और सस्पेंस। जीप की हेडलाइट जंगल की गहराई को चीर रही थी और हम तीनों हंसी मजाक करते हुए उस अनजान रास्ते पर बिना किसी फिक्र के आगे बढ़ते जा रहे थे। रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। हमारी जीप जंगल के उस अनजाने रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी जब अचानक गूगल मैप की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कि नेटवर्क गायब हो चुका था। मैंने झंझलाकर कहा, यार ये तो सोचा ही नहीं था कि जंगल के अंदर नेटवर्क चला जाएगा। अब अगर रास्ता गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे? लोहित, जो अब तक मस्त मूड में था, थोड़े गुस्से में झुंझलाहट के साथ बोला, अरे अभी तक तो रास्ता सीधा ही है, कोई दूसरा मोड़ भी नहीं दिखा। इतना अंदर आ गए हैं तो अब यही ट्रैक पकड़ कर चलते हैं, हो सकता है नेटवर्क वापस आ जाए। वैसे भी यहाँ रुकना ठीक नहीं, जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। मैंने एक लंबी सांस लेते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब मेरा नशा पूरी तरह उतर चुका था। जिस जोश ने हमें इस रास्ते पर आने की हिम्मत दी थी, वही अब धीरे धीरे पछतावे में बदलने लगा था। मैंने गाड़ी को थोड़ा और तेज कर दिया। रास्ता उबड़ खाबड़ था और हेडलाइट की रोशनी सिर्फ उतना ही दिखा रही थी जितना सामने था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी किसी चीज से टकराई और रुक गई। रोहित चौंक कर बोला, अबे ये क्या किया? किसी चीज से टकरा दी क्या? पीयूष, जो पिछली सीट पर बैठा था, झल्लाते हुए बोला, भाई देख कर चलाएं कर, किसने ठोक दिया? मेरे गुस्से में जवाब दिया, यह जंगल है, इंसान तो होगा नहीं, या तो कोई जानवर होगा या फिर कोई गिरी हुई चीज। चलो गाड़ी चेक करते हैं। मैंने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन
गाड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी बच्चे के रोने की। आवाज धीमी लेकिन साफ थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका और गाड़ी से उतरने का इरादा किया। पीयूष ने घबरा कर पूछा, अबे तू कहाँ उतर रहा है? क्या जरूरत है नीचे जाने की? मैंने उससे शांत करते हुए कहा, गाड़ी को चेक करना पड़ेगा, पता करना होगा कि ये बंद क्यों हुई। और तूने ध्यान दिया, वो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। रोहित और पीयूष मेरी बात सुनकर हंसने लगे। रोहित ने मजाक में कहा, यार ये तो पुरानी तरकीब हो गई। पहले बोलो गाड़ी खराब है और डराने के लिए बच्चे की आवाज का बहाना बना रहे हो। हमें तो ये आवाज सुनाई नहीं दे रही और तुझे ये क्या नया नाटक सूझ रहा है? पीयूष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, पहले गाड़ी रोक दी और अब ये सब मजाक बंद कर और गाड़ी चालू कर। यहाँ टाइम खराब करने का मूड नहीं है। उनकी हंसी मुझे खलने लगी। मैंने गुस्से में चाबी उनकी तरफ फैलाते हुए कहा, ये ले चाबी, खुद चेक कर ले गाड़ी। मैं मजाक कर रहा हूँ या नहीं ये भी देख ले। रात के सन्नाटे में जब मैं उस बच्चे की रोने की आवाज की ओर बढ़ रहा था तो मेरा पैर अचानक किसी नरम और चिपचिपी चीज पर पड़ा। मैंने तुरंत रुककर अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और उस पर रोशनी डाली। जैसे ही मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि एक अजीबोगरीब कुत्ता था, आकार में सामान्य कुत्तों से बड़ा और उसका चेहरा बेहद भयानक। तभी पीयूष और रोहित भागते हुए मेरे पास आए। पीयूष ने हड़बड़ाते हुए कहा, अबे ये क्या चीज है? ये कुत्ता तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। मैंने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, शायद हमारी गाड़ी से टकराई होगी। ये टकराने के बाद उछलकर यहाँ गिरा होगा। जैसे ही मैंने अपनी नजर उस कुत्ते के पास जमीन पर डाली, वहां एक फोटो फ्रेम पड़ा हुआ दिखा। मैंने उसे उठाया और देखा। उसमें एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी जो रो रहा था। उसके साथ ठीक ऐसा ही एक कुत्ता खड़ा था जैसे हमारे सामने पड़ा हुआ था। तभी रोहित ने मेरे हाथ से तस्वीर छीनते हुए कहा, भाई इसे यहीं छोड़ दो, ऐसी चीजों को साथ लेकर जाना ठीक नहीं। लेकिन ना जाने क्यों रोहित की नजर भी उस तस्वीर पर अटक गई। उसकी आंखों में एक अजीब से चमक आ गई। उसने तस्वीर को घूरते हुए कहा, गाड़ी पूरी ठीक है, लेकिन भाई ये मजाक बंद कर, इस समय ऐसी बात मत कर। मैंने असमंजस में कहा, पर मैंने तो सच में। मैंने रोहित को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोहित ने मेरी एक ना सुनी। उसने वो तस्वीर अपने साथ जेब में रख ली। मैंने उसे बहुत समझाया कि इसे सांस ले जाना सही नहीं होगा, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। अजीब बात यह थी कि कहीं ना कहीं मेरा भी मन कर रहा था कि वो तस्वीर मेरे पास हो, लेकिन रोहित से बहस करना बेकार था। वह मेरा बचपन का दोस्त था और कई बार उसने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। हमने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। अचानक गूगल मैप की आवाज गूंजी, आगे 1 किलोमीटर पर दाएं मुड़े। मैंने देखा मेरे फोन में नेटवर्क वापस आ चुका था। आखिरकार हम उस अजीब रास्ते से निकलकर अपने अपने घर पहुंचे। उस रात बहुत थकावट थी, इसीलिए मैं जल्दी ही सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को अपने घर में नहीं पाया। मैं उसी जंगल में था, उसी जगह पर जहां पिछली रात हम रुके थे। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब ठंडक थी। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे ठीक पास रोहित खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने कांपते हुए कहा, भाई ये क्या हो रहा है? हम सब यहाँ कैसे पहुंचे हैं? अचानक मुझको एहसास हुआ कि तस्वीर में दिखने वाला कुत्ता, जो अब छालियों से निकलकर हमारे सामने आ गया था, पहले से कहीं बड़ा और भयानक हो चुका था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें किसी जलते अंगारे जैसी थी। पहने नुकीले दांत और गले से निकली गहरी कम कपा देने वाली गुर्राहट ने हमारी रीढ़ में सिरहन पैदा कर दी। यह कुत्ता अब एक सामान्य जानवर नहीं था, बल्कि एक भयानक नर जानवर में बदल चुका था। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी भयानक दृष्टि और बढ़ते कदमों ने वातावरण को एकदम सन्नाटे में बदल दिया। मैंने रोहित की तरफ देखा, सबके बीच जैसा जड़ हो गया था। रोहित भाग 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 रोहित, मैं तो मर जाएगा, मैंने चीखा। लेकिन रोहित डर के मारे पत्थर की तरह जमे हुए बस उसी कुत्ते की ओर देखे जा रहा था। मैंने उसे जोर से झंझोरा, खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल तक नहीं रहा था। घबराहट और डर ने मेरी दोस्ती पर हावी पड़ते हुए मुझे भागने पर मजबूर कर दिया। जंगल में मैं अंधाधुंध भाग रहा था, शाखाओं से टकराते हुए पत्तों की सरसराहट और दिल की तेज धड़कन के बीच मुझे रोहित की चीख सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन मेरी ताकत जैसे मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर बस मुझे भागने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही मैं थककर जंगल में बेहोश हुआ। रोहित की आवाज कहीं खो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था। चारों तरफ भीड़ थी और कमरे के कोने में पीयूष खड़ा था। मैंने झटके से उठते हुए चिल्लाया,
रोहित को मार दिया। उसको तेने रोहित को मार दिया। पीयूष सहमते हुए डॉक्टर की तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, जब मैंने तुझे जंगल में बेहोश होते देखा तो तुझे अपनी जीप में डालकर घर ले आया, लेकिन लेकिन क्या? मैंने हाफते हुए पूछा। पीयूष ने बात आगे बढ़ाई। सुबह जब मैं तुझे छोड़कर घर गया तो चाबी लेने वापस आया। मैंने देखा कि तू अपने बिस्तर पर लेटा था और अजीब अजीब तरीके से चिल्ला रहा था। फिर तुझे यहाँ ले आया। मैंने हताशा से चिल्लाया, जीप कहाँ है? मुझे रोहित के घर जाना है। मैं बिना किसी और बात का इंतजार किए जीप की चाबी लेकर पीयूष को साथ लेकर रोहित की घर की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते मेरा दिमाग उथल पुथल में था। जब हम रोहित के घर पहुंचे तो उसकी माँ दरवाजे पर परेशान खड़ी थी और जोर जोर से रो रही थी। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और चारों ओर हलचल मची हुई थी। माहौल भारी और डरावना था। आंटी क्या हुआ? मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह शब्दों के लिए संघर्ष कर रही थी। मैंने ज्यादा सवाल किए बिना घर के अंदर दौड़ लगाई। कमरे में घुसते ही मेरी सांसें थम गई। सबसे पहले मेरी नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर अब वैसी नहीं थी जैसे हमने पहले देखी थी। पहले तस्वीर में वो रोता हुआ बच्चा दिखता था उस कुत्ते के साथ, लेकिन अब उस तस्वीर में वही भयानक कुत्ता था, मगर उसके साथ रोहित था। वह तस्वीर किसी तरह मुझे घूरती हुई लगी। तभी पीयूष की चीख ने मुझे हिला कर रख दिया। ये देखो! मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मेरी चीख निकल गई। कमरे के कोने में एक लाश पड़ी थी। लाश इतनी बुरी तरह से छत विचर थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़े साफ बता रहे थे कि वह रोहित की थी।